मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज 9 चल रही है और इस सीरीज में आपको एवरेज का जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये एवरेज का पार्ट 8 चल रहा है, ठीक है ना। ये पार्ट 8वां है और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी लेवल 2 शुरू हो चुका है और लेवल 2 के ही सॉल्यूशन आपको अभी करवाए जा रहे हैं इस वीडियो में भी, ठीक है। ये मैं कौन सी बुक की आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा वो बुक लिखी गई है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो लेवल 2 जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवल 2 शुरू हो गया है, तो लेवल 2 के क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अच्छे सवाल हैं और अच्छे लेवल के हैं, ठीक है ना। तो वैसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे सवाल आपको कौन से एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का, या हो गया आपका कैट मैट जैट एग्जामिनेशन का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जहाँ पे एवरेज है आपके सिलेबस में। तो वहाँ पे ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और मैं आशा करता हूं कि जब आप ये पूरा वीडियोस देख लोगे शुरू से लेकर अंतिम तक 10 सवाल को जब आप देख लोगे तो ऐसे सवाल जब भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे ना, आप उन सवालों को काफ़ी आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में अगर ये वीडियो चाहिए होगा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो। साथ ही साथ अगर अब तक आप मेरे टेलीग्राम के का जो चैनल है, अगर अब तक आप वहाँ पे नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर आप वहाँ पे जुड़ जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई भी जो मैं वीडियो डालूंगा तो उसका भी आपको लिंक वहाँ पे मिल जाया करेगा और मेरा व्हाट्सएप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे इस चैनल पे पहली बार अगर आप देख रहे हो मेरे इस चैनल को, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको पसंद आए तो, और लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है, मिस्टर पटेल वॉकड 6 किलोमीटर टू रिच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, देन ही boarded a train whose average speed was 60 kilometer per hour and thus he reached his destination. In this way, he took total of 3 hours. If the average speed of entire journey was 32 kilometer per hour, then the average speed of walking is, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि मिस्टर पटेल जो है ना अपने घर से 6 किलोमीटर चलकर स्टेशन तक जाते हैं जहाँ पे वो ट्रेन पकड़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो ट्रेन पकड़ते हैं और उस ट्रेन को पकड़ने के बाद वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। एवरेज स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब इन दिस वे इनको इस पूरे अंतराल में कितना समय लगा, इनको लगा 3 घंटे लगा। उनको डेस्टिनेशन मतलब घर से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उनको 3 घंटे लगे। अब बोला जा रहा है कि इस पूरे जर्नी में, इंटायर जर्नी में, अगर उनको 32 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड रहा, उनका एवरेज स्पीड रहा, तो पूछा जा रहा है आपसे कि उनका एवरेज स्पीड क्या था जब वो वॉक कर रहे थे। जब वो वॉक कर रहे थे उस टाइम का उनका एवरेज स्पीड क्या था, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए चलिए बनाते हैं इस सवाल को। तो देखो सपोज करो ये पॉइंट जो है यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इनका हाउस है। क्या है? हाउस है। क्लियर है? यहाँ पर इनका हाउस है। ये मिस्टर पटेल जो यहाँ से चलकर स्टेशन के पास गए, स्टेशन तक गए ट्रेन पकड़ने के लिए, और स्टेशन तक इनको जो जाने में कितना किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ा, 6 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ा, ठीक है। 6 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ा। अब ये स्टेशन से लेके कहाँ तक गए, ये डेस्टिनेशन तक गए। ये आपका क्या है, डेस्टिनेशन है। यहाँ तक उनको आना था पटेल जी को, और यहाँ से स्टेशन से वो कौन से एवरेज स्पीड से गए हैं, वो 60 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड से वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं,
ठीक है। और इस पूरे इंटायर जर्नी में उनको टोटल टाइम कितना लगा, उनको टोटल टाइम लगा 3 आवर्स। कितना टाइम लगा, 3 आवर्स का समय लगा टोटल। ठीक है, 3 घंटे का समय लगा हाउस से लेकर डेस्टिनेशन तक उनको पहुंचने में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उनकी जो एवरेज स्पीड थी वो हाउस से लेके स्टेशन तक जब वो वॉकिंग कर रहे थे तो उस टाइम उनकी एवरेज स्पीड क्या थी, ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर मैं बोलूँ वॉकिंग के टाइम उनकी एवरेज स्पीड एस डब्ल्यू थी, कितनी थी, एस डब्ल्यू थी, तो हमने यहाँ पे किस चीज का मान ज्ञात करना होगा, हम लोगों को यहाँ पर एस डब्ल्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैं एक चीज, ये चीज यहाँ पे ये चीज मान लेता हूँ कि स्टेशन से लेके डेस्टिनेशन तक की दूरी जो है वो कितनी आपको डी है। ठीक है, डी दूरी है, स्टेशन से लेके डेस्टिनेशन तक की जो दूरी है वो क्या आपको डी दूरी पर है। ठीक है ना। तो एक चीज आप जानते होगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बटे में क्या होता है आपको, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन। तो इन्होंने टोटल दूरी कितनी तय की है, इन्होंने टोटल दूरी तय की, एक तो 6 किलोमीटर इधर है और ये क्या आपको डी किलोमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 + डी। ठीक है, टोटल दूरी इन्होंने यही तय की है। और उसके बाद टोटल समय इन्होंने कितना लिया, टोटल समय इन्होंने लिया है 3 किलोमीटर, 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटे का समय लिया टोटल टाइम। और इनकी एवरेज स्पीड क्या थी, इनकी एवरेज स्पीड थी 32 किलोमीटर पर आवर। कितना था, 32 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 32, ये 32 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 + डी लिख लेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96। तो डिस्टेंस आ जाएगा डी, कितना आ जाएगा इसके यहाँ पे, 90 किलोमीटर। मतलब इन्होंने ट्रेन से जो दूरी तय की थी वो कितनी की थी, 90 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की थी। तो एक चीज ये बताओ कि उनको ट्रेन में फिर कितना समय लगा होगा। अगर मैं बोलूँ कि ट्रेन में उसको उनको कितना समय लगा, तो टी अगर मैं निकालता हूँ तो ट्रेन में उनको कितना समय लग जाना चाहिए, 90 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की है और कितने स्पीड से की है उन्होंने, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उनको यहाँ पर कितना समय लग गया होगा, ये जीरो क्या है, ये कितना हो जाएगा, 3/2 आवर्स। मतलब हम कितना बोल सकते हैं, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का वक्त उन्हें लगा किसमें, ट्रेन में। और उनको टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल समय लग रहा है मिस्टर पटेल को 3 घंटे का समय लग रहा है। तो इससे ये ऑब्वियस सा बात है कि उनको हाउस से लेके स्टेशन तक उनको कितना समय लगा होगा, हाउस से लेके स्टेशन तक उनको कितना समय लगा होगा। देखो 1.5 घंटे तो यहाँ पे लगे ट्रेन से, तो हाउस से लेके स्टेशन तक जब वॉक कर रहे थे तो उनको कितना लगा होगा, 1.5 घंटे। टोटल कितना है, 3 घंटे। तो 3 आवर्स माइनस 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो हमें यहाँ पर उनका एवरेज स्पीड निकालना, तो एवरेज स्पीड चलिए निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कितनी दूरी उन्होंने तय की थी वॉक करते हुए, 6, और कितना समय लगा था उनको, 1.5। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको मैं लिख सकता हूँ 60/15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब उनका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा ड्यूरिंग वॉकिंग, कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस नंबर 12 एंड 13, 12 और 13 क्वेश्चन में यही डायरेक्शन को यूज में लाएंगे हम। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑल द वुमेन हु विच कंस्टिट्यूट्स 1/5 स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा left the house, that is parliament, due to the rejection of their demand. Actually they were asking for the 50% reservation of seats for the women in Lok Sabha. Thus, the average age of remaining members of the House, that is the Lok Sabha, increases by 1/4 than it was earlier, when all the members, that is men and women, were present. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि 12 और 13 क्वेश्चन में यही डायरेक्शन को हम लोग यूज करेंगे। बोल क्या रहा है कि जब विंटर सेशन हुआ तो ऑल द वुमेन, पूरे जितने भी वुमेन थे ना उस कंस्टिट्यूट, जो कि पूरे जितने भी वुमेन थे, जो कि कितने के बराबर थे, 1/5 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जितना भी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का, उसका 1/5 स्ट्रेंथ किसका है, वुमेन का है।
उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को छोड़ दिया, उन्होंने हाउस को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उनका डिमांड क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। उनकी डिमांड रिजेक्ट हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो उनका डिमांड क्या था, उनका डिमांड ये था कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स पे, किनका, वुमेन का होना चाहिए लोकसभा में। ठीक है, रिजर्वेशन किनका होना चाहिए, वुमेन का होना चाहिए लोकसभा में 50% सीट्स पे। ठीक है, उनका ये डिमांड था जिसको पूरा नहीं की कर पाया पार्लियामेंट, तो उन्होंने पार्लियामेंट से क्या कर दिया, उन्होंने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे ही उन्होंने छोड़ा, जैसे ही उन्होंने छोड़ा, तो एवरेज एज जो था, जो रिमेनिंग मेंबर्स वहां पे बचे हुए थे, उनका एवरेज एज जो था वो कितने से बढ़ गया, वन फोर्थ। वन फोर्थ जो उनका पहले का जो एवरेज एज था उसका वन फोर्थ से क्या हो गया, वो बढ़ गया। जितने भी आप प्रेजेंट है वहां पे, उनका एवरेज एज क्या हो गया, वन फोर्थ से बढ़ गया। जितने पहले थे उसका वन फोर्थ से वो बढ़ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा का। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि पार्लियामेंट में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो टी है, कितना टोटल स्ट्रेंथ क्या है, टी है। टी में कौन कौन आ जाएंगे आपको, एक तो आ जाएंगे मेल आ जाएंगे और दूसरे कौन से हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना है, टी है। तो इसमें दो जन है, एक तो आपको कौन है, आपको फीमेल है, और एक कौन है, आपको मेल है। तो फीमेल क्या बोलता है कि वन फिफ्थ स्ट्रेंथ, वन फिफ्थ स्ट्रेंथ किनका है, फीमेल का है। तो मतलब टी बटे में पांच किनका है, फीमेल है। तो बच गए कितने, फोर टी बटे में पांच कौन हो जाएंगे, हमारे मेल हो जाएंगे। ठीक है, टी बटे में पांच क्या आपका यहाँ पे फीमेल है, फोर टी बटे में फाइव कितना हमारा मेल है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि टोटल इनका जो एवरेज है, अगर मैं बोलूँ टोटल एवरेज क्या होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर बोला जाए कि टीएम हमारा मेल का स्ट्रेंथ है और टोटल एज जो है फीमेल का क्या है, टीएफ है, और डिवाइड कितने से कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड इसको टोटल स्ट्रेंथ से कर देंगे, टी से, इज इक्वल टू उनका एवरेज अगर हमने मान लिया ए है, कितना मान लिया, एवरेज ए मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से वन फिफ्थ जो औरतें, वो क्या हुआ, उनके डिमांड रिजेक्शन होने से उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और ज्यों ही छोड़ा, ज्यों ही छोड़ा, तो वन फोर्थ जो उनका अर्लियर जो एवरेज एज था, एवरेज एज जो अर्लियर था वन फोर्थ से, वो क्या हो गया, बढ़ गया। तब उसमें टोटल कितने बच गए होंगे, सिर्फ मेल बच गए होंगे। कौन बच गए होंगे, सिर्फ मेल बच गए होंगे। तो यहाँ पर कितना मैं लिख लूं, टोटल मेल का एज कितना, टीएम है, और टोटल मेल कितने बच गए यहाँ पे, 40 बटे में 5 इतने बच गए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 1/4 ऑफ एवरेज एज। इन्हीं का एवरेज एज से टोटल जो अर्लियर था एवरेज एज, उसी का 1/4 से क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो इसको चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टीएम बटे में कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ए बटे में 4 हो जाएगा। ये 4 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। टीएम भी क्या हो गया, 5 भी कैंसिल आउट हो गया। तो टीएम बराबर, टीएम बटे में टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ये क्लियर है। तो अब क्या पूछ रहा है हमसे कि तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज, टोटल स्ट्रेंथ हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, टोटल स्ट्रेंथ क्या होगा लोकसभा का। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे पूछ रहे हो हमसे। तो टोटल स्ट्रेंथ कैसे पता चल सकता है, इसमें पता चलना क्या मुश्किल है। आप देख पा रहे हो टोटल स्ट्रेंथ क्या पता चल सकता है क्या, नहीं पता चल सकता। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे टीएम की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, टीएम की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालू, तो टीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू टी हो जाएगी। और इस इक्वेशन को अगर हम पकड़ के चलते हैं, ये वाली इक्वेशन को अगर हम पकड़ते हैं, टीएम की जगह हमने क्या लिख लिया, एटी लिख लिया, प्लस में कितना टीएफ बटे में टी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ये भी उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एटी प्लस टीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एटी। एटी एटी क्या हो गया, कैंसिल आउट। टीएफ बराबर क्या आ जाएगा आपको, जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास डेटा दे रखा गया ना ऊपर में, जितना भी डायरेक्शन में, वो क्या हमारा मतलब सफिशियंट नहीं है कि हम लोग इसका आंसर निकाल सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13वां देख लेते हैं। इफ द एवरेज एज ऑफ वुमेन बी 30 years, देन द एवरेज एज ऑफ मेल मेंबर्स इन द लोकसभा विल बी। ठीक है, एवरेज एज क्या बोल रहा जा रहा है, वुमेन का कितना, 30 years बोला जा रहा है। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है कि टीएफ क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल का जो एज आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल का एज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है।
तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि 13वां नंबर का भी जवाब क्या होगा, हमारा डी ही होगा। हमारे पास डेटा इनसफिशियंट है, सही नहीं है, जिससे कि हम लोग इन दोनों का जवाब निकाल सके। ठीक है, तो दोनों का जवाब कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, an artist in a circus moves along a hexagonal path of each side 20 meters in such a way that for the first part 20 meters he goes with a speed of 20 meters per second and the next 20 meters with a speed of 10 meters per second. Similarly, he continues for the rest of the hexagonal path with the same alternating speeds, that is 20 meters per second and 10 meters per second. Then the average speed of artist per round of the circus is. ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कस में मूव करता है, जो कि एक आर्टिस्ट है कोई सर्कस में, वो मूव करता है किसी हेक्सागोनल पाथ पे। ठीक है, कोई एक हेक्सागोनल पाथ बनाया हुआ है, उस पाथ पे वो मूव करता है, और एक जो साइड है ना, एक साइड का लेंथ कितना है, 20 मीटर्स है। एक साइड का लेंथ कितना, 20 मीटर्स है। अब वो कुछ इस तरीके से मूव करता है कि पहला पाथ, वो जो 20 मीटर का जो पहला पाथ है उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करता है, और जब दूसरा पाथ आता है ना, दूसरा 20 मीटर का जो पाथ आता है उसको वो मूव करता है कैसे, 10 मीटर पर सेकंड पे। इसी तरह वो अल्टरनेटली रेस्ट ऑफ द जितने भी हेक्सागोनल के पाथ बच जाते हैं उसको वो अल्टरनेटली इसी तरह इसी स्पीड से करता है, पहले 20 फिर 10 फिर 20 फिर 10 से ऐसे करके वो कवर करता जाता है। तो पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा एक राउंड का, एक राउंड का एवरेज स्पीड क्या होगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा हेक्सागोनल होता क्या है, अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो जान जाइए हेक्सागोनल, हेक्सागोन होता क्या है। तो हेक्सागोन कुछ इस तरीके से दिखता है। हेक्सागोन में आपको कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हेक्सागोनल पाथ हो गया। ठीक है, 6 साइड होता है, 6 साइड जो होते हैं ना इक्वल होते हैं। हेक्सागोन जो होता है एक तरह से पॉलीगन होता है जिसमें 6 साइड 6 इक्वल साइड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सभी पाथ की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर। मतलब ये भी 20 मीटर होगा तो ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर होगा, और ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर होगा, और ये भी कितना होगा आपको, 20 मीटर होगा। क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि अगर उसने पहली जो पाथ है अगर उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करता है, तो दूसरे पाथ को वो कैसे करेगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर जो तीसरा पाथ होगा उसको कैसे करेगा, 20 मीटर पर सेकंड से। और जब चौथा जो पाथ आएगा उसको 10 मीटर पर सेकंड से। और फिर से जो पाथ आएगा वो होगा आपको 20 मीटर पर सेकंड से। और लास्ट का जो पाथ बच जाएगा उसको 10 मीटर पर सेकंड से। ऐसे ही अल्टरनेटली वो कवर करता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा एक राउंड का, एक राउंड का एवरेज स्पीड क्या होगा। क्लियर है ना। तो चलिए देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उस सवाल में कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे में क्या बोला था आपको, टोटल टाइम टेकन, यही चीज बोला था। तो ये भी फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अब मैं जो तरीका बताता हूँ उससे बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, शॉर्टकट है ये। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि सबसे पहले ये जान लो इसमें कितने पाथ हैं। कितने पाथ हैं, यहाँ पे 6 पाथ है ना, तो 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख लिया, इंटू गुना का साइन दे दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो स्पीड है, एक तो है 10 मीटर पर सेकंड और दूसरा स्पीड क्या है आपको 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि यहाँ पर दो स्पीड है, एक तो है हमारा 10 मीटर पर सेकंड और दूसरा कितना हमारा 20 मीटर पर सेकंड है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में, इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लो। मतलब 10 और 20 का क्या कर लेना, एलसीएम लेना। 10 और 20 का जब एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। बस लिख दिया। अब आ जाओ नीचे। अब नीचे की क्या करना है, जो भी हमारा एलसीएम आया है, जो जो हमारे पास स्पीड था, एक तो 20 था और एक 10 था, उसका क्या करते जाओ, उससे डिवाइड करके निकालते जाओ। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया हमारे पास 20। और जितने भी हमारे पास स्पीड है, एक तो स्पीड ये 10 है, 20 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 20 है, इससे उसको क्या कर दो, डिवाइड करके निकालते जाओ। जो भी डिवाइड करने पे आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको नीचे लिखते जाओ। तो एक बार जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1। ठीक है, फिर जब मैं 10 से 20 को डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 2। फिर उसी प्रकार से फिर से मेरा कितना आएगा, 20 से डिवाइड किया तो 1। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2। 2 से 10 डिवाइड किया तो 2। 2 से 20 डिवाइड किया तो 2।
फिर से आएगा आपको 2, फिर से 20 से डिवाइड किया तो 1, फिर 10 से डिवाइड किया तो 2। हो गया, सारे से हमने डिवाइड करके नीचे निकाल लिया। अब ऊपर में कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, आ गया ना। और नीचे इसको जोड़ दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ जाएगा, आ गया ना। 3 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40। कितना हो गया आपको 40/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका जवाब। लेकिन सब आपको क्या है, डेसिमल में दे रखा गया, तो इसको भी चलो हम लोग डेसिमल में कर लेते हैं। तो कितना आ जाना चाहिए इसका 13.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर निकालोगे तो आसानी होगी। आप हो सकता है दिमाग में इसको कैलकुलेट करके इसका जवाब को निकाल लो, अगर इस तरीके से बनाओगे तो। बशर्ते यहाँ पर क्या होना चाहिए ना, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे हर जगह क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, मतलब सब जगह कितने थे, 20 मीटर 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 थे और 20 मीटर थे, तभी मैंने इस लॉजिक का यूज किया है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को इक्वल करना पड़ेगा, तभी इस तरीके से उन क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ 26, 29 n 35 and 43 lies between 25 and 35 if n is always an integer and greater than the average of the given integers then the value of n is। ठीक है, देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 26, 29 n and 35 and 43 lies between 25 and 35। हम जब 26, 29 और n 35 और 43 का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे ना, तो वो कितने कितने के बीच में आएगा, 25 और 35 के बीच में आता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ n इज ऑलवेज एन इंटीजर, n जो है हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, और ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द गिवन इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ n इज, और हमेशा ज्यादा होगा किनके एवरेज से, जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है 26, 29, 35 और 43 के एवरेज से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और 25 और 35 के बीच में क्या करता होगा, वो लाई करता होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, या n किनके किनके बीच में लाई करेगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो n को छोड़ के जो 4 अंक है उनका एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आपको 26 है, फिर उसके बाद कितना आपको 29 है, फिर उसके बाद है आपको 35, प्लस में कितना है 43। तो इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आ जाना चाहिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे आ जाएगा आपको ये 133, ऊपर में जोड़ो और नीचे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 133 बटे में 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं अगर हम लोग तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और इसका बाद आ जाएगा आपको 4 2 ज़ा 8, हाँ 33.25 आ जाएगा। इनका एवरेज कितना आ रहा है, 33.25 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, 33.25 आ रहा, मतलब इतने से क्या होगा, हमेशा इनका बड़ा होगा एवरेज। ठीक है ना। अब क्या बोलता है कि 25 और 35 के बीच में लाई करता है, मतलब क्या है कि 25 से बड़ा होगा और 35 के से छोटा होगा। किनका किनका एवरेज, 26, 29, और यहाँ पर आ जाएगा आपको n, प्लस में कितना आ जाएगा 35, और प्लस में कितना आ जाएगा 43, और बटे में कितना लिख लेंगे, बटे में आ जाएगा आपको 5। ठीक है, तो इनके बीच में लाई करता है। तो अब क्या करेंगे इस केस में, 5 से क्या कर दो, सब जगह तीनों में गुना कर दो। तो 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको 125 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 133 प्लस n, इससे क्या होगा, बड़ा होगा, और ये आ जाएगा 175 आ जाएगा। कितना जाएगा, 175 आ जाएगा। क्लियर है, 175 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी कि 75 से छोटा भी हो और 25 से क्या होना चाहिए, उसको पूरे अंक को क्या होना चाहिए, वो बड़ा भी होना चाहिए। 125 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब n की वैल्यू कितनी हो सकती है, ज्यादा ज्यादा कितनी हो सकती है आपको, 42 हो सकती है। 42 से क्या होना चाहिए, उसको नीचे ही होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए आपको, 42। n इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 42। मतलब n का जो वैल्यू है, n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, n का वैल्यू क्या होगा आपको, एक तो 42 से छोटा होगा, या फिर
या फिर कितने से बड़ा होगा आपको 33.25 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब 33 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो n का वैल्यू जो है वो 33 से लेकर 42 के बीच में लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स दैट इज ए बी सी एंड डी इज 35 where a is smaller than b and b is smaller than c and c is smaller than d. A and d are equidistant from 36 and b and c are equidistant from 34 and a and b are equidistant from 30 and c and d are equidistant from 40. Then the difference between a and d is, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चार डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, ए बी सी एंड डी हैं, जिनका एवरेज कितना है 35 है, जिनका एवरेज कितना है 35 है। मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज जब हम निकालते हैं तो कितना करना होगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कितना आ जाएगा आपको 35। इनका एवरेज कितना 35 है। अब क्या बोल रहा है, अब एक और कंडीशन बोल रहा है कि ए से बड़ा आपको बी है, बी से बड़ा क्या आपको सी है, सी से बड़ा कौन है आपको डी है, डी सबसे बड़ा है। अब उसके बाद कंडीशन क्या है, कंडीशन बोल रहा है कि ए और डी जो है ना इक्विडिस्टेंट है, मतलब ए और डी इक्विडिस्टेंट हैं, किसके इक्विडिस्टेंट है, मतलब 36 से, मतलब 36 से समान दूरी पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब वो क्या हो गया कि 36 से ए और डी समान दूरी पर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बी और सी जो है वो इक्विडिस्टेंस है किससे, 34 से, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बी ए और बी जो है वो इक्विडिस्टेंट है कहां से, 30 से, 30 से बराबर की दूरी पर है, ठीक है। उसी तरह से सी और डी ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं, सी और डी इक्विडिस्टेंट है कितने से, 40 से, ठीक है। इस तरीके से इतना चीज हमें दिया जा रहा है और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ए और डी का डिफरेंस क्या होगा, ए और डी का डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे जान लो कि ए जो है ना सबसे छोटा है, ए जो है सबसे छोटा है, और ए से जो दूरी है 36 की, वही डी से दूरी है किसकी, 36 की है, ठीक है। और डी जो है यहाँ पे सबसे बड़ा है। अब देखो ए जो है आपको 30 से भी समान दूरी पे, और बी भी जो है जो कि 30 से समान दूरी पे, लेकिन यहाँ पर ए जो है ना बी से छोटा है। तो देखो 30 से छोटा क्या हो सकता है जो कि प्राइम नंबर हो, तो 30 से छोटे में तो आपका आ जाता है 29 आ जाता है एक तो अगर हम बोलते हैं कि ए का मान अगर 29 है, अगर मैंने बोला ए का मान कितना 29 है, अगर ए की वैल्यू कितनी है 29 है, तो ए कितनी दूरी पर है, एक कम है, 30 से एक कम है, तो यहां पर मैंने लिख लिया b इज इक्वल टू कितना हो सकता है, b भी उतनी ही दूरी पे होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 31। सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज। अगर मैंने बोला a कितना 29 है, तो एक कम है 30 से, तो b को भी 30 से क्या होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए जो कि प्राइम नंबर हो, तो आ गया 31, ठीक है। तो अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूं b और c समान दूरी पर है, तो b 34 से कितना कम है, b 34 से कम है, आपको कितना 3 कम है, तो c को 34 से भी क्या होना चाहिए, 3 ज्यादा होना चाहिए, तो 3 अगर इससे ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो 37 भी प्राइम नंबर है हमारा और समान दूरी पर है, ठीक है। अच्छा c 40 से कितना कम है, c 40 से कितना कम है, 3 कम है जो कि प्राइम नंबर है, तो d को भी 40 से उतना ही क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। क्यों ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि d जो है c से भी बड़ा है, a b से भी बड़ा और a से भी बड़ा है, तो d उतना ही ऊपर होगा, मतलब 3 ऊपर होगा, मतलब 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43। तो हमारे पास चारों अंक आ गए, क्या आ गए, चारों अंक आ गए ना। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, d माइनस ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 43 आ गई है, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी 29 है। दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये 14, कितना आ जाएगा 14। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, देयर आर 4 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 9261000 and each of these 4 numbers is formed by 3 distinct prime numbers. The average of all the 4 numbers is, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि
चार नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है ना 926100 के क्या है बराबर है। और क्या बोला जा रहा है कि एंड ईच ऑफ दीज फोर नंबर्स इज फॉर्म्ड बाय, और ये जो एक ईच मतलब प्रत्येक चार नंबर जो है ना तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से मिलकर बना है, तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से मिलकर बना है। अब पूछा जा रहा है कि उन चार नंबर का क्या एवरेज क्या होगा, उन चार नंबर का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो चलो चलो इस सवाल को हल किया जाए। देखिए यहाँ पर जो नंबर बोला गया है कितना आपको 926100, यही है नंबर। तो इसको सबसे पहले हमने क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स बोले जा रहे हैं। थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से मिलकर क्या बना हमारा, फोर नंबर्स बने हैं। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इनको प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारा देखो प्लान क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। चलिए प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9261 इंटू 1000। कोई दिक्कत है क्या इसको लिखने में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्या मैं 7 से काट सकता हूँ क्या, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 एक 8 9 हो जाएगा, 7 या 21, 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21। ठीक है, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा मैं हजार को ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। देखिएगा समझिएगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10। देखिए मैं कैसे इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ रहा हूँ। हजार को मैं कितना लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 इंटू, तो 10 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्राइम फैक्टर में टूट गया। 1000 मेरा प्राइम फैक्टर में टूट के तैयार है, अब बच गया मेरा यहाँ पर। तो इसको भी चलो तोड़ते हैं। 7, क्या 7 से फिर से ये डिवाइड हो सकता है क्या, चलो 7 से नहीं करते, 3 से करते हैं। 3 से करेंगे थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। 2 से तो हो नहीं रहा तो 3 से ही करते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का क्यूब और 2 का क्यूब, छोटा कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। अच्छा ये 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का होता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 21 इंटू 21 इंटू क्या हो गया 5 का क्यूब और क्या हो गया 2 का क्यूब। ठीक है, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, यहाँ हो गया आपको 5 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 का क्यूब, फिर इसके बाद आ जाएगा आपको 3 का क्यूब होगा ना, 1 2 3 है, 3 क्यूब, हाँ ठीक है, 3 का भी क्यूब हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपको 5 का क्यूब, फिर उसके बाद हो जाएगा आपको 7 का क्यूब। ठीक है, सारे आगे क्यूब में। अब हमको चार नंबर सेलेक्ट करने हैं, जो चार नंबर है उनका प्रोडक्ट है ना, वही पूछा जा रहा है। चार नंबर, चार नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5, एक एक करके लेते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इंटू मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो एक और रह गया है, इसको ऐसे में लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 7, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीन, अब मैं 3 लेता हूँ, 3 को एक बार और ले लिया 3, और 5 एक बार और बचा 5, और एक क्या हो जाएगा आपको 7। हो गया, चार नंबर आ गए। देख लो चारों क्या आपके अलग अलग हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, 5 से 15 दूना 30 हो जाएगा, हो गया ना। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना लिख सकते हैं इसको 42, और इसको कितना लिख सकते हैं 5 दूना 10 7 70। ठीक है, और ये कितना 7 या 21 है 105। आगे हमारे पास चार डिस्टिंक्ट नंबर। ठीक है, चार नंबर्स आ गए जो कि तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से मिलके बने हुए हैं। अब इनका हमसे एवरेज पूछा जा रहा, तो चलो एवरेज है, सिंपल है, आ गए हमारे पास नंबर, तो इसको निकालना काफी सिंपल है, निकाल सकते हैं। 30 प्लस कितना लिखेंगे 42, प्लस कितना लिखेंगे 70, प्लस में आ जाएगा आपको 105, और बटे में इसको कितना कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो इसको सबको जोड़ो तो 5 6 7 हो गया। ठीक है, 7 4 7 3 10 4 14। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो ये आ जाएगा वो 61.75, 61 पॉइंट कितना हो जाएगा 75। तो ये क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए नंबर इज सच दैट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 8 इट गिव्स अनदर नंबर which is as much above from 270 as the original number itself is below 270,
द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द रिजल्टेंट नंबर इज। ठीक है, देखिए काफी खूबसूरत सा सवाल है, बस क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें बोल क्या रहा है कि एक नंबर है, उसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया नंबर देता है। क्या देता है? एक नया नंबर देता है। तो वो 270 से जितना ऊपर है ना, उतना ही ओरिजिनल नंबर 270 से क्या है? नीचे है। समझे बात को? जब हम एक नंबर को जब हम 8 से गुना करते हैं तो वो जितना 270 से बड़ा होता है ना, उतना ही 270 से, जब वो ओरिजिनल नंबर होता है तो उतना ही क्या है? वो बिलो है, नीचे है, छोटा है। तो हमसे पूछा जा रहा है द एवरेज ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड द रिजल्टेंट नंबर। तो एवरेज पूछा जा रहा है जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और जो रिजल्टेंट नंबर आया गुना करने के बाद 8 से, तो इन दोनों को क्या पूछा जा रहा है? हमसे एवरेज पूछा जा रहा है। चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पे 270 क्या हमारा बीच में है। ठीक है, अगर मैंने बोला एन एन एक मेरा नंबर है, तो बोल रहा है जब हम इसको 8 से गुना करते, जब हम इसको 8 से गुना करते, तो 8 से जब हम गुना करते हो तो जितना वो ऊपर होता है, मतलब एन को जब हमने 8 से जितना गुना किया, जितना वो ऊपर हुआ, उतना ही जब वो ओरिजिनल रहता उतना ही क्या रहता? वो नीचे रहता है। मतलब क्या है कि 8n माइनस 270 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 270 माइनस एन। यही होना चाहिए ना, दोनों बराबर होने चाहिए ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे नीचे में इक्वेट कर दिया। एन इधर लेते आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9n हो जाएगा। और इधर मैं लिख सकता हूँ 270 इंटू 2, लिख सकता हूँ ना भाई। 270 इधर गया तो मैं लिख सकता हूँ 270 दो बार हो गया, तो 270 इंटू क्या हो गया? 2 हो गया। इसको हम काट सकते हैं, कितना हो जाएगा? 30। तो एन कितना हो जाएगा आपका? एन हो जाएगा यहाँ पे 60। मतलब वो नंबर क्या आपको 60 है, वो नंबर क्या है हमारा? वो 60 है। ठीक है, नंबर आगे निकल के अब हमसे पूछा क्या जा रहा था? एवरेज ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है? ओरिजिनल नंबर 60 के बराबर है। और रिजल्टेंट नंबर मेरा कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट नंबर हो जाएगा 60 इंटू 8। 8 6 48, कितना हो जाएगा? 480। तो हमें एवरेज जो निकालना है वो क्या निकालना है आपको? 480। और प्लस में कितना कर देंगे हम लोग? 60। इसका हमको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकाल सकते हैं ना हम लोग। कितना हो जाएगा ये? 2 से अगर मैं डिवाइड कर, 240 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270। कितना आ जाएगा इनका एवरेज? 270। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? से करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो 270 क्या होगा? एवरेज होगा किसका? 480 का और 60 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है। अब बोला क्या जा रहा है? इन द एबव क्वेश्चन नंबर 18 द एवरेज ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड 270। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है? 60 है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? 60 ओरिजिनल नंबर और 270 का क्या पूछा जा रहा है? एवरेज। तो बटे में कितना कर देंगे? 2। इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? 333 लिख सकते हैं, 330 सॉरी 330 लिख सकते हैं ना। और बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसको चलिए डिवाइड करते हैं, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10। तो 165 क्या हो जाएगा? इनका एवरेज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। चलिए इस सवाल को ही देखते हैं क्या है ये सवाल में। इसमें बोला जा रहा है कि इन ए पर्टिकुलर वीक द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द ताजमहल इज 40। इफ वी एक्सक्लूडेड द हॉलीडेज then the average is increased by 16. Further, if we exclude also the day on which the maximum number of 112 people visited the Taj Mahal, then the average becomes 42. The number of holidays in the week is। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर वीक का अगर हम लोग लेते हैं तो एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो विजिट करते हैं ना, वो कितना है? ताजमहल को जो विजिट करते हैं वो कितना? 40 है। अब बोल रहा है कि अगर हम लोग छुट्टियों को हटा देते, अगर हम छुट्टियों को हटा देते हैं तो एवरेज 40, तो एवरेज जो है वो कितने से बढ़ जाता है? 16 नंबर से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर बोलता है कि अगर हम लोग उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक जब आती है उस दिन को अगर हम हटा देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक जो आती है अगर उस दिन को हटा देते हैं, और वो मैक्सिमम पब्लिक क्या होती है आपको? 112 होती है। अगर हम उसको हटा देते हैं तो हमारा एवरेज लुढ़क के कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कितने दिन तक हॉलीडेज रहती है ताजमहल को विजिट करने में, कितना दिन तक हॉलीडे होता है वो बताइए। एक वीक में कितना हॉलीडे होता है? ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। टोटल अगर हम बोलते हैं कि टोटल पर्सन अगर टी
टोटल पर्सन ताजमहल को विजिट कर रहे हैं, कितने, एक वीक में तो कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो एवरेज कितना आ रहा है उसका, 40 आ रहा है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, मतलब टोटल कितने लोग विजिट करते हैं, 7 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा ना। ठीक है, आ गया। अब क्या बोल रहा है कि हमने छुट्टियां हटा दी, हमने छुट्टियां हटा दी, इफ वी एक्सक्लूडेड द हॉलीडेज देन द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 16। तो अगर हम छुट्टियों को हटा देते, टोटल तो वही होंगे, पब्लिक तो वही होगा ना, छुट्टी के दिन तो कोई विजिट ही नहीं कर रहा है, तो जीरो होगा उस दिन, तो उसको लेने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने क्या कर दिया, 7 माइनस, और छुट्टियां अगर एच दिन रही, हॉलीडेज कितने दिन रहा, एच दिन रहा, और कितने से इंक्रीज कर जाता, 40 अब प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 56, कितना हो जाएगा 56। तो 16 से जब इंक्रीज कर गया तो टोटल अभी एवरेज कितना हो गया आपका, 56 हो गया। और टोटल कितना विजिट करते हैं पब्लिक, 280, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 280 लिख लेंगे, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 7 माइनस एच हो गया इज इक्वल टू 56। आगे इक्वेशन बन के तैयार है। तो ये क्या कट सकता है ना, कट जाएगा ना, ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एच। तो h बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 7 माइनस 5 लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। मतलब हॉलीडेज कितने रहते हैं, 2 हॉलीडेज रहते हैं किसी वीक में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो दिया हुआ है ना, वो फालतू का दिया हुआ, बेफालतू का दिया हुआ, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। हमारा क्वेश्चन जो है ना यहीं तक में सॉल्व हो जाएगा, हमें नीचे वाला स्टेटमेंट का कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही आपका ध्यान भटकाने के लिए दिया हुआ है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारा यहीं से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक वीक में 2 दिन की क्या होती है, छुट्टियां रहती है, ताजमहल बंद रहता है, विजिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो यार लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, तो एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।